हेलो बच्चों, नमस्कार। भूगोल विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम मानव भूगोल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, आपने भूगोल के बारे में बात की, जानते हैं कि भूगोल ज्योग्राफी का मतलब जो है वह पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। भूगोल को सामान्यतः हम दो भागों में बांटते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। आज हम इस कक्षा में मानव भूगोल के बारे में बात करेंगे कि मानव भूगोल क्या है और इस पर क्या इसका अर्थ है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसको हम देखेंगे। तो मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि मानव है तभी भूगोल है। मानव ने ही तो ये सारे शास्त्र बनाए हैं, सारे कार्य किए हैं, तो मानव तो एक महत्वपूर्ण कारक है ही। मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा माना गया है। भूगोल क्षेत्र वर्णीय विज्ञान है जिसमें क्षेत्रीय संदर्भ में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल एक समाकलात्मक, जो सारी चीजों को इकट्ठा करता है, समाकलन और आत्मक, ये तीन शब्द मिलके बना, तो जो सारी चीजों को इकट्ठा कर अनुभाविक, अनुभव से, जो प्रैक्टिकल से एवं व्यवहारिक विषय है, यथार्थ में जो कुछ भी है, जो हमारी लाइफ में हमारे लिए उपयोगी होता है, वो जिससे स्थान एवं समय के संदर्भ में घटनाओं का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। भूगोल में प्रकृति व मानव के अध्ययन पर जोर दिया गया है। ये दोनों अविभाज्य तत्व हैं जिनके आधार पर भूगोल की दो शाखाएं हुई, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का, जबकि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच मिलने वाले संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण व सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है। क्या कहा गया है इसमें कि भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, लेकिन कब करता है? जबकि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच मिलने वाले संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण, जो कुछ भी प्रकृति में है, उन प्रकृति से मनुष्य ने जो क्रिया करके एक नया स्वरूप बनाया, जिसे हम सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं, उन सांस्कृतिक पर्यावरणों का आपस में कोई संबंध, जैसे कहीं पर कोई खान पान प्रचलित है, किसी प्रकार के वस्त्र हैं, किसी प्रकार के मकान हैं, तो जो भी संबंध है उनका वहाँ की स्थिति से, लोगों की रीति, इन सारी चीजों का अध्ययन जो है वो हम इस पर करते हैं। तो ये पूरा आपका उन्हीं बातों के बारे में कहा गया। मानव भूगोल की परिभाषा, हम बात कर रहे थे मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में अब आपको समझ में आ गया कि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्य और वो समस्त कार्य जिनका मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिनको मनुष्य प्रभावित करता है और जिनसे मनुष्य प्रभावित होता है, वो सारे पर्यावरण की जो भी चीजें हैं उनका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भूगोल में मानव भूगोल शाखा का उदय कैसे हुआ। मानव भूगोल का प्रादुर्भाव या विकास जो है 18वीं शताब्दी से प्रारंभ से माना गया है। इसमें अनेक विद्वानों ने परिभाषा दी है, अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। इनके अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के विभिन्न संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अब आप इनके वाक्य को अलग अलग करके देखिए। मानव भूगोल, मानव समाज, मानव भूगोल में क्या है? मानव समाज
और धरातल। धरातल में मतलब हमारे पृथ्वी पर जो कुछ हमको दिखाई दे रहे हैं उनके बीच में, चाहे पहाड़ है, नदी है, कोई वृक्ष है, किसी जगह पर किसी मकान, क्या जो कुछ भी हमें धरातल पर दिखाई दे रहा है उसका मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और मनुष्य उनको कैसे प्रभावित कर रहा है, इसका संपूर्ण अध्ययन हम करते हैं, ये फ्रेडरिक रटजेल ने कहा। इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये उनकी पुस्तक थी, इसमें मानव भूगोल की यह परिभाषा दी और यहीं से मानव भूगोल का जन्म हुआ या मानव भूगोल शाखा का प्रारंभ हुआ। फ्रेडरिक रटजेल के बाद उनकी शिष्या ई सैंपल ने भी इसको आगे बढ़ाया। और उनकी परिभाषा थी सैंपल के अनुसार, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ये क्या कह रहे हैं कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता पॉल विडाल डी ब्लास जो हैं, ब्लास महोदय, इन्होंने भी कुछ विचार दिए और थोड़े से फ्रेडरिक रटजेल और सैंपल से हटकर इन्होंने अपना विचार दिया। मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। इन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के संबंधों को जो नियंत्रित करता है, भौतिक नियम, और जो मनुष्य आपस में क्रिया करते हैं उनका अधिक संश्लेषित अध्ययन है। इन्हीं के साथ थे डिकेन पिट्स। उन्होंने डिकेन और पिट्स महोदय, उन्होंने कहा कि मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है। अब हमने ये परिभाषाएं देखी और इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों के प्राकृतिक सांस्कृतिक वातावरण को की जो शक्तियां हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं जो हैं, उनके पारस्परिक जो संबंध हैं, उनका क्षेत्रीय आधार पर, उनका स्थानीय आधार पर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। अब इतनी सारी हमने बात की और उस बात से, चाहे वो हमारी समझने वाली बात है या हम सीधे परिभाषाओं में ले, जो कुछ भी हमने इतनी देर बात की उसमें दो चीज मुख्यतः हमारे सामने, दो बिंदु हमारे सामने निकल कर आए। वो पहला है कि मानव भूगोल मानव और प्रकृति के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मनुष्य और प्रकृति का जो संबंध है उसका अध्ययन करता। और कैसे है ये संबंध? परिवर्तनशील। मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मनुष्यों के बीच संबंधों का अध्ययन। अब यहाँ पर बात क्या है कि मानव भूगोल कैसा है? स्थिर पृथ्वी, पृथ्वी तो कहीं कुछ क्रिया करती नहीं है, भौतिक स्वरूप है हमारे पास जो भी, तो भौतिक पर्यावरण हो गया। और क्रियाशील मनुष्य, जो मनुष्य है उसने जो कार्य किए उसके कारण जो नया कुछ हमारे सामने आया उसका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति। अब आप दो चीज सामने आ गई कि मनुष्य और प्रकृति, और इन दोनों के आपसी संबंधों का अध्ययन हमको मानव भूगोल में करना है। तो अब मानव भूगोल की प्रकृति क्या कहती है आपकी, कि इसमें मानवीय क्रियाकलाप केंद्र बिंदु है। मानवीय भूगोल में हम किस चीज को ध्यान में रख के कर रहे हैं?
मानवीय क्रियाकलाप ही इसके मुख्य बिंदु हैं। मानवीय क्रियाकलाप क्या क्या है, कहाँ कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टि से दर्शाना ही मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव ने कोई कार्य कब किया, कहाँ किया, क्यों किया, कैसे किया, इन सारे प्रश्नों को भौगोलिक संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो वही हमारे मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिक समायोजन और क्षेत्रीय संगठन के आधार पर केंद्रित रहता है। जो कुछ भी वहाँ वातावरण है उसी के आधार पर हम बात करते हैं। मानव भूगोल क्षेत्र विशेष में समय के साथ मानव और वातावरण के सभी जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव की केंद्रीय भूमिका मानकर करता है। क्या बात है इसमें, देखिए फिर से, मानव भूगोल का जो क्षेत्र है विशेष में, जो भी किसी भी क्षेत्र विशेष में एक आपने लिया, समय के साथ मानव व वातावरण के सभी जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव की केंद्रीय भूमिका मानकर करता है। ये मुख्य बात है मानव भूगोल की प्रकृति में। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल में किसी प्रदेश की जनसंख्या, हम क्या क्या पढ़ेंगे, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र मतलब हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, और प्रकृति में क्या था कि इसका स्वभाव कैसा है, हम किस चीजों पर ध्यान देते हैं। तो अब विषय क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं कि मानव भूगोल में किसी प्रदेश की जनसंख्या, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक भूदृश्यों व जीवन की मान्यताओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव की उन्नति के उद्देश्य से किया जाता है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र व्यापक है। इसमें जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वातावरण, प्रादेशिक संगठन, कालिक अनुक्रम मतलब समय के अनुसार, प्रदेशों के आपसी संबंधों का अध्ययन शामिल किया जाता है। मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ? इतने लंबे समय से 18वीं शताब्दी से अभी तक इसमें कौन कौन सी विचारधाराएं आई, कैसे विचार आए, और उन विचारों को हमने कुछ अलग अलग भागों में बांटा अध्ययन की दृष्टि से। तो हमने 3 भागों में बांटा इसको, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में क्या था कि प्राकृतिक वातावरण के जो तत्व हैं उनकी को प्रधानता दी गई। ये कहा गया कि जो कुछ भी है वो प्रभाव जो पड़ रहा है वो प्राकृतिक तत्वों का पड़ रहा है, और तकनीकी का कोई स्तर वहां था नहीं, आदिम व्यक्ति था। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य पूर्णतः प्रकृति के अधीन था। प्राचीन काल में प्राकृतिक वातावरण की प्रधानता के कारण तकनीकी विकास का स्तर निम्न था। इस काल में प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता थी। प्राचीन काल में थेल्स, एनेक्सीमेंडर, अरस्तु और हेरोडोटस के साथ ही हिकेटियस ने भौगोलिक ज्ञान को बढ़ाया। हिकेटियस के द्वारा भूगोल को व्यवस्थित रूप देने के कारण इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। अब कई बार प्रश्न आपको कंफ्यूज कर देता है कि मानव भूगोल का जनक और भूगोल का जनक। तो अगर प्रश्न आता है भूगोल का जनक तो अब हम बात करेंगे हिकेटियस की, और जब मानव भूगोल कहा जाएगा तो बात होगी रटजेल की। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हिकेटियस ने क्या किया था कि जो भी भूगोल संबंधी विचार है, पहले बहुत सारे बातें होती रहती थी, सब सारे विज्ञान, सारे शास्त्र एक साथ थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी अपनी शाखाएं बनती गई, और भूगोल के ज्ञान को जब एक अलग एक वर्गीकरण किया गया तो वो उसका श्रेय जाता है हिकेटियस को, इसलिए भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। मध्यकाल में उपनिवेशीकरण व व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों की खोज की व अन्वेषणों को बढ़ावा देकर भौगोलिक ज्ञान को बढ़ाया।
यह काल प्रादेशिक विश्लेषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। आधुनिक काल की शुरुआत का श्रेय जर्मन भूगोलवेत्ताओं को जाता है। इसके पश्चात फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन व अमेरिका में मानव भूगोल का विकास हुआ। फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है और आधुनिक काल में ही नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद अवधारणाओं का उदय हुआ। पहले विचार चलते रहे और फिर बाद में इनको हमने 3 कैटेगरी में बांट लिया। तो नियतिवाद क्या है, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है। संभववाद क्या है, ये भी अपने नाम के हैं। और नवनियतिवाद, इस भी हम अभी आगे बात करते हैं। तो 1930 के दशक में भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल में हुआ और इसके बाद मानव भूगोल की अनेक जो उपशाखाएं हैं उनका जन्म हुआ। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल के अंतर्गत मानव व पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन का महत्व दिया जाने लगा। लेकिन मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध में भूगोलवेत्ताओं की राय एक समान नहीं थी। तो अलग अलग विचार, हमने कहा ना 18वीं शताब्दी में शुरुआत हुई, इसके बाद लोगों ने अपने अपने विचार दिए। 20वीं सदी तक ये बात मानी जाने लगी कि मानव और प्रकृति, इनका जो पारस्परिक संबंध है वो उसका अध्ययन हम मानव भूगोल में कर रहे हैं। किंतु ये विचार एक समान नहीं थे, उसमें विचारधाराएं अलग अलग थी, उसी में अपने थोड़े से हट के विचार थे। तो उनको हम दोनों विचारों को अलग अलग रख के हमने 2 भाग बनाए, नियतिवाद और संभावनावाद, जैसा कि इनके नाम से ये स्पष्ट है। नियतिवादी विचारधारा, नियतिवादी विचारधारा जो पूर्णतः ये कहती है कि हम प्रकृति जो कुछ है वो निश्चित हो चुका। संभववाद ये कहता है कि नहीं, मनुष्य चाहे तो वो परिवर्तन उसमें कर सकता हो, प्रकृति के अधीन नहीं है। नियतिवादी जहां मनुष्य को प्रकृति का दास बनाती है, वहीं संभववादी ये कहते हैं कि नहीं, मनुष्य प्रकृति का राजा हो सकता है, प्रकृति को अपना दास बना सकता है। इसकी के बाद तीसरी विचारधारा आई नवनियतिवाद या आधुनिक विचारधारा, जो न प्रकृति को दास मानती है न मनुष्य को दास मानती है, अपितु ये समायोजन, सामंजस्य या प्रकृति और मनुष्य के सहगामी विचारधारा पर बात करती है या सहगामी मानती है। नियतिवाद का हम देखें, रेटजेल ने मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों में पर्यावरण के प्रभावों को अधिक महत्वपूर्ण बताया था। उन्होंने अपने मानव भूगोल के प्रथम खंड में डार्विन के विकासवाद सिद्धांत की पुष्टि की थी और यह मत व्यक्त किया था कि भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार ही मानव समाजों का निर्माण होता है। इसलिए रेटजेल को नियतिवाद का प्रतिपादक माना जाता है। नियतिवादी विचारधारा का प्रतिपादन फ्रेडरिक रेटजेल ने किया और उनका मत था मानव अपने वातावरण की उपज है। किसी सामाजिक समूह, समाज या राष्ट्र का इतिहास, उसकी जीवन शैली, इसका विकास मुख्य रूप से पर्यावरण के भौतिक कारकों जैसे धरातल, जलवायु, अपवाह, वनस्पति, मिट्टी आदि के द्वारा नियंत्रित होता है। मानव तो केवल अपने क्षेत्र के वातावरण के साथ समायोजन करके स्वयं को वहां रहने योग्य बनाता है। इस विचारधारा के समर्थकों में इब्न खाल्दुन, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेटजेल, एल्सवर्थ, हंटिंगटन व कुमारी एलन चर्चिल सैंपल आदि भूगोलवेत्ता रहे हैं। तो ये सारे आपके कौन से हो गए? नियतिवादी विचारधारा, जो ये मानते थे कि मनुष्य अपने वातावरण के अधीन है। इन सब भूगोलवेत्ताओं ने प्रकृति को महान माना, प्रकृति, और ये माना कि मनुष्य प्रकृति का दास है। मनुष्य को अपनी सभी क्रियाएं प्राकृतिक वातावरण के नियंत्रण में रहकर ही करनी पड़ती हैं। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं भी प्रकृति द्वारा नियंत्रित होती हैं। और उदाहरण दिया कि
जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में एस्किमोज, जायरे कांगो बेसिन के पिग्मी, कालाहारी के मरुस्थल के जो नामीबिया में है बुशमैन, आज भी आखेट और संग्रहण द्वारा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के वातावरण में यही उनको रखा है। जबकि संभववाद थोड़ा सा हट के विचारधारा है। वो ये कहती है कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है और मानव प्रकृति द्वारा अपने को प्रदान की गई जो भी है, प्रकृति द्वारा प्रदान की गई विभिन्न संभावनाओं का अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकता है। इसमें मनुष्य को ज्यादा प्रवर्त दिया। यह फ्रांसीसी विचारधारा है और इसके प्रवर्तक या प्रतिपादन जिन्होंने किया वो थे विडाल डी ब्लास, लुसियन फ्रेबे, ईसा बोमेन, कार्ल सावर, बुश और डिमांचिया आदि विद्वानों ने इस विचारधारा का समर्थन किया। संभववाद विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि वातावरण मनुष्य की क्रियाओं को सीमित करता है, पर उसमें कुछ संभावनाएं मनुष्य की सूझबूझ एवं बुद्धि बल पर निर्भर करती हैं और मनुष्य उसमें अपनी संभावनाएं तलाश लेता है। और इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया, जैसे नदियों पर बांध बनाना, पहाड़ी ढालों पर खेती कर लेना, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर उर्वरक बनाना, कृत्रिम वर्षा करवाना, वातानुकूलित घर और गाड़ियां बनाना। इस प्रकार मनुष्य अपनी सूझबूझ और बुद्धि के द्वारा प्रकृति से माने हट के प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर सकता है। ये संभववाद की विचारधारा। नवनियतिवाद, जहां नवनियतिवादी विद्वान प्रकृति की समस्त मानवीय क्रियाओं का, जो नियतिवादी थे वो क्या मानते थे, प्रकृति की समस्त क्रियाओं को नियंत्रक मानते थे, और संभववादी जो है प्रकृति के नियंत्रण में संभावनाएं तलाशते थे। इन दोनों विचारधाराओं के समन्वय के रूप में एक तीसरी विचारधारा ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत की, जो पर्यावरण, निश्चयवाद और संभववाद के चरम सीमाओं के बीच का दर्शन या विचारधारा है। ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा को नव निश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद कहा, और इनका एक प्रकार से मंत्र था रुको और जाओ। निश्चयवाद भी इसको कहा जाता है, और रुको जाओ निश्चयवाद अथवा वैज्ञानिक निश्चयवाद या नव निश्चयवाद, ये इसके कई नाम है। इस प्रकार से नवनियतिवाद के क्या है, किस बात पर जोर देता है? ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि वास्तव में ना तो प्रकृति ही मनुष्य का पूरा नियंत्रण करता है और ना ही मनुष्य प्रकृति का पूर्ण विजेता। दोनों का एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है, मतलब आपको बैलेंस बनाना है। मानव भूगोल निरंतर भूगोल के साथ, विकास के साथ गतिशील रहा है, जिसका महत्व, अध्ययन व व्यापकता समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है, जिससे यह संपूर्ण विश्व में भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा बन गई है। तो बच्चों, अब आज के लिए आपका होमवर्क है, गृह कार्य आप लिखें। मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न है, मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? संभावनावाद क्या है? इसके प्रमुख समर्थकों के नाम लिखिए। चौथा प्रश्न, नवनियतिवाद का मुख्य वाक्य क्या है? और पांचवा प्रश्न है, संभावनावाद और नियतिवाद में क्या अंतर है? तो ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आज का पाठ आपको समझ में आया होगा और आप इस कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका पे अंकित करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।